वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिस्क असेसमेंट है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और आपने उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में आना चाहते हैं या प्रोफेशनली हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपका इस डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होगा, या तो फिर आपने रिस्क असेसमेंट को इंप्लीमेंट करवाना होगा या रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना होगा। तो A to Z हम देखेंगे और स्पेसिफिकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल हैजर्ड्स। मतलब कि रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर दैट लाइकलीहुड ऑफ दोज हैजर्ड, मतलब उन हैजर्ड से एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं उसको एवेल्युएट करते हैं। सिवेरिटी ऑफ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो कितना नुकसान होगा, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। आफ्टर दैट एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर इज वेरीफाइड। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर जो वहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं उनकी जो एडिक्वेसी है, मतलब वो कितने कामयाब हैं, कितना काम अच्छे से कर रहे हैं, उसको चेक करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, मतलब रिस्क सूटेबल एंड सफिशेंटली कंट्रोल नहीं है, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो हम फर्दर कंट्रोल मेजर जो है वो एडिशनल कंट्रोल मेजर जो है वो इनको सजेस्ट करेंगे और इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो सिंपल इज दैट रिस्क असेसमेंट के लिए 4 बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल हैजर्ड्स आ जाता है, फिर लाइकलीहुड ऑफ द हैजर्ड को चेक करते हैं और सिवेरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज को चेक करते हैं, एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स देखते हैं और फर्दर जो है हमारे पास एडिशनल कंट्रोल मेजर्स अगर रिक्वायर होते हैं तो हम इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो इसे बेसिकली रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट क्यों कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड डेथ। सिंपल इज दैट हम रिस्क असेसमेंट इसीलिए कंडक्ट करते हैं कि अनवांटेड अनडिजायर्ड इवेंट्स जो हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, इंजरी है, लॉसेज हैं, वो साइट पे ना हो, उनको प्रिवेंट किया जा सके। प्रिवेंट इल हेल्थ एंड डिजीजेस, मतलब वर्कर्स को बीमारियां लगने से बचाने के लिए हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। इंश्योर लीगल कंप्लाइंस, देखें जो लॉ या लेजिस्लेशन साइट के ऊपर इंप्लीमेंटेड है हम मेक श्योर करते हैं कि उनको रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करें ताकि लॉ की वायलेशन ना हो, कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टीज़, कोई फाइन्स या फिर इन्फोर्समेंट एक्शंस ना हो। नेक्स्ट इज इन्हांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो डेफिनेटली जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को लेकर चलेंगे, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सेफली काम करेंगे, तो सिस्टम एफिशिएंसी जो है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रमोट सेफ्टी कल्चर। तो सेफ्टी कल्चर बेसिकली क्या होता है कि हर बंदा सेफ्टी के साथ काम करे, उसके ऊपर सेफ्टी को इन्फोर्स ना किया जाए बल्कि विलफुली वर्कर्स जो है वो सेफ्टी के साथ काम करें, सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करें। तो इस चीज़ को प्रमोट करने में भी रिस्क असेसमेंट्स हेल्प आउट कर। तो सिंपल इज दैट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम रिस्क असेसमेंट क्यों कंडक्ट करें, वाई वी कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट। तो ये सिंपल सा आंसर, आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको एज इट इज़ आपने बता देना है कि जनाब इंजरीज, डिजीजेज, इल हेल्थ, डेथ और जो लॉसेज हैं या फिर जो लॉ कंप्लाइंस है या फिर जो हमारे पास कल्चर को इंप्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो 5 बेसिक स्टेप्स हैं जब भी हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे किसी भी साइट के लिए। वो कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, वो ऑयल एंड गैस की साइट हो सकती है, वो बिल्डिंग की साइट हो सकती है। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे तो इन्हीं 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द हैजर्ड। सबसे पहले हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। एंड आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3 evaluate the risk and decide on precautions. Step number 4 record significant findings and implement. And step number 5 is review and update when necessary. तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो आपने इसको मेमोराइज कर लेना है, सेम वर्डिंग में आपने उनको, सेम सीक्वेंस और सेम वर्डिंग में आपने बताना है कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट हम चलेंगे, इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टेप 1 हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। साइट के ऊपर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने से पहले हम किस तरह से हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक हम देखें किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, जब तक वो अच्छा डायग्नोज नहीं करेगा तब तक वो अच्छी मेडिसिन या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकेगा। तो सिंपल इज दैट इन द केस ऑफ रिस्क असेसमेंट अगर हम हैजर्ड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी रिस्क असेसमेंट कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। तो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टास्क एनालिसिस करते हैं। एनालाइज द टास्क बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। स्टेप बाय स्टेप हम सारे टास्क या सारी जॉब को जो है वो एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट
लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि क्या क्या हैजर्ड्स हैं और इनको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास मशीन मैनुअल्स आ जाते हैं, सेफ्टी डाटा शीट्स आ जाती हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स आ जाती है, केमिकल हैजर्ड बुलेटिन्स आ जाती हैं। तो ये हमें केमिकल्स के बारे में, मशीन के बारे में हैजर्डियस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एक्सीडेंट, नियर मिस एंड इल हेल्थ रिपोर्ट्स, जो प्रीवियसली इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, नियर मिसेज हुई हैं, उनको हम देखेंगे कि बेसिकली किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से भी हमें हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट मिलेगी डेफिनेटली। देन सिस्टमैटिक वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस, वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस जो हैं ये एक बेसिक हमारे पास टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड्स इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट। हम साइट विजिट करके वहाँ से भी हैजर्ड्स को जो है एनालाइज कर सकते हैं, हैजर्ड्स को असेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट टॉकिंग टू द वर्कफोर्स, वर्कर्स के साथ कन्वर्सेशन करके, टू वे कम्युनिकेशन करके वर्कर्स के साथ, उनसे मशीन के बारे में पूछ के, काम के बारे में पूछ के, उनसे पूछ के कि इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, क्या क्या रिस्क हैं, यहाँ से भी आप हैजर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टास्क एक्टिविटी ऑब्जर्वेशंस, जब वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर ऑब्जर्वेशंस जो है नोट डाउन कर रहे हैं, रेलिवेंट टू अनसेफ एक्ट्स या अनसेफ कंडीशंस, उनको भी हम रिस्क असेसमेंट की इनपुट या हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट चेक्स ऑफ सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स, जो सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी हम हैजर्ड्स के बारे में डेफिनेटली, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रीवियसली कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है तो उससे भी हम हैजर्ड्स के बारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना। आफ्टर दैट स्टेप 2 आ जाता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। तो ये सेकंड स्टेप था कि किन किन लोगों को इस हैजर्ड से खतरा हो सकता है, मतलब किन किन लोगों को नुकसान हो सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो कौन कौन से जनाब, वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ एंड क्लीनर ऑन द साइट। तो डेफिनेटली ये वर्कर साइट पे काम कर रहे होते हैं, इनको हम इंक्लूड करेंगे हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। मतलब जब भी कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट होगा तो ये फर्स्ट लाइन के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर यही लोग होते हैं जिनको नुकसान होता है। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वर्किंग ऑन साइट, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं साइट पे काम करने के लिए, तो उनको भी हमने रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करना है। विजिटर्स एंटरिंग द परमिसेस, कोई विजिटर्स है, कोई डेलीगेशन है, कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई पार्टी आई है, कोई हमारे पास ग्रुप आया है, उसने साइट को विजिट करना है, तो उसको भी हम रिस्क असेसमेंट बनाते हुए इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेंबर ऑफ द पब्लिक इंक्लूडिंग ट्रेसपासर, ऐसे लोग जो साइट से गुजर रहे हो या साइट्स पे बगैर परमिशन के साइट पे एंटर कर रहे हो। स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हम साइट कंट्रोल करते हैं ताकि विजिटर्स या मेंबर ऑफ पब्लिक साइट के ऊपर ना आए, लेकिन इनको भी हम रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करेंगे। अब एक सेकंड कैटेगरी आ जाती है वल्नरेबल ग्रुप, ऐसे लोग जो ज़्यादा रिस्क या हैजर्ड को एक्सपोज है, जिसमें यंग पीपल वर्किंग ऑन द साइट, ऐसे लोग जो रिसेंटली हायर किए हैं, यंग पीपल हैं, 18 ईयर बिलो हैं, या मतलब आप ये कह लें कि न्यू हायर है, जैसे इंटर्नी है या ट्रेनी वर्कर्स हैं, वो हैजर्ड को ज़्यादा एक्सपोज है, उनको हैजर्ड या रिस्क परसेप्शन उनकी इतनी अच्छी नहीं है, उनको हम इंक्लूड करेंगे रिस्क असेसमेंट में। न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स, इनको स्पेसिफिकली हम हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स इनके लिए अलॉट करेंगे ताकि ये इनको ज़्यादा रिस्क है, इनकी हेल्थ को, इनकी सेहत को, बेबी को, फीटस को ज़्यादा रिस्क है, सो इनको हम ज़्यादा कंट्रोल्स जो हम इंप्लीमेंट करवाएंगे। नाइट शिफ्ट नहीं देंगे, मैनुअल हैंडलिंग से अवॉइड करवाएंगे, स्टेयर्स से अवॉइड करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करेंगे। आफ्टर दैट डिसेबल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो जिनको कोई फिजिकल मतलब कि इम्पिटिशन है, कोई मजूरी है, उनको भी हम स्पेसिफिकली रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करेंगे। एंड लोन वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो अकेले काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी के समटाइम लोग होते हैं, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो असाइन करेंगे जब ही हम किसी साइट की रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। तो ये भी रिस्क असेसमेंट का थर्ड पार्ट है कि अब हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, किन किन लोगों को नुकसान हो सकता है इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने एवेल्युएट करना रिस्क को और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करवाना है। तो एवेल्युएट, सबसे पहले रिस्क क्या होता है, लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी, मतलब कि एक हैजर्ड से एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, और अगर एक्सीडेंट होता है तो उससे नुकसान कितना होगा, वर्कर को चोट लगेगी, वर्कर की डेथ हो जाएगी, मशीन टूट जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सेवेरिटी जो है वो मतलब कि वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हम इसी को लाइकलीहुड को भी काउंट करेंगे और सेवेरिटी को भी काउंट करेंगे। अब देखें, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जनाब एक बंदा 10 मीटर से गिरता है तो वो मर जाएगा या उसकी टांग टूट जाएगी। तो ये हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हम या तो ये रिस्क मैट्रिक्स को फिल आउट करते हैं ये और रिस्क रेटिंग को फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमको पेट क्राइटेरिया को लेके इसको मतलब कि आप ये कह लें कि रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इज दैट, हम मतलब कि विजुअली प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, एक बंदा हाइट पे काम कर रहा है, लैडर जो है वो टूटी फूटी है, तो हमें पता है कि यहाँ से गिरने के चांसेस लाइकलीहुड ज़्यादा है, मतलब कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अब अगर वो थर्ड फ्लोर पे काम कर रहा है तो हमारी कॉमन सेंस है तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। एक बंदा जो है 5 फीट पे काम कर रहा है उसको कम चोट लगेगी, एक बंदा 20 फीट पे काम कर रहा है उसको ज़्यादा चोट लगेगी। इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, लाइकलीहुड को सेवेरिटी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे पास ये रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर चीज़ें फॉल करेंगी। रेड जो है वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, इसी तरह से जो हमारे पास येलो है ये टॉलरेबल रिस्क है, इसी तरह से ग्रीन जो है वो एक्सेप्टेबल रिस्क है। तो ये इनको हमने कैटेगराइज किया है कि किस कैटेगरी में आएगा तो हमने कंट्रोल मेजर लगाने हैं। लेट्स सपोज दैट रिस्क रेटिंग 25 आ जाती है, इसका मतलब हम काम को बंद करेंगे और पहले उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लगाएंगे और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। अगर रिस्क जो है हमारे पास ऑरेंज या येलो जोन में है तो हम साथ साथ काम को कंटिन्यू कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ, और साथ साथ हम कंट्रोल मेजर्स लगा के रिस्क को ग्रीन या एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल वाली सिचुएशन में लाने के लिए ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं evaluate द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस को किस तरह से डिसाइड करना है, तो ये बेसिकली हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल से डिसाइड करेंगे कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या है कि हमने कौन से कंट्रोल्स पहले लगाने हैं, कौन से कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सिंपल इज दैट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आ जाता है एलिमिनेशन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या पीपीईज। अब देखें जो टॉप के ऊपर हमारे पास कंट्रोल्स हैं वो ग्रीन कलर में है और जो पीपीई बिल्कुल एरो के एंड पे है वो रेड कलर में है। इसका मतलब है कि जो टॉप वाले कंट्रोल हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं और पीपीईज जो हैं वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या फिर एक सबसे कम इफेक्टिव कंट्रोल है। ठीक है जी। एलिमिनेशन अगर हम काम ही ना करें, सब्स्टिट्यूशन हाई रिस्क एक्टिविटी को लो रिस्क एक्टिविटी के साथ जो है रिप्लेस कर दें, इंजीनियरिंग कंट्रोल किसी मशीन के ऊपर गार्ड लगा दें, कोई कंट्रोल सिस्टम लगा दें, कोई फिजिकल बैरियर लगा दें, कोई प्रेशर सेफ्टी वैल्व लगा दें, कोई हमारे पास कंट्रोलर अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर लगा दें। जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रूल्स बना दें कि हाई नॉइज में 15 मिनट काम करेंगे, 15 मिनट रेस्ट करेंगे। हाई हीट टेम्परेचर जब ज़्यादा है, हीट स्ट्रेस का इशू है, तो 15 मिनट काम करेंगे, 15 मिनट रेस्ट करेंगे। ड्यूटी टाइमिंग को कम कर देंगे, ज़्यादा बंदे प्लेस कर देंगे, बड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये सारे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स हैं। उसके बाद आ जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब हार्ड हैट है, ग्लव्स है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, फुट प्रोटेक्शन है, हमारे पास आईज प्रोटेक्शन है, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं। और ये डिपेंड करता है कि बंदा इसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। अगर एक बंदे के पास उसका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, फुल बॉडी हार्नेस है, हाइट पे काम कर रहा है लेकिन वो हुक नहीं कर रहा, तो वो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास हायरार्की ऑफ कंट्रोल है। तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द बजट हमने डिसाइड करना होता है कि हम कौन से कंट्रोल्स वहाँ पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टेप नंबर 4 है रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको एक पैटर्न, एक पेपर के ऊपर, एक टेबल के ऊपर सारी चीज़ों को हम पुट इन करेंगे। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले असेस एक्टिविटी एरिया एंड आइडेंटिफाई हैजर्ड। कौन सी एक्टिविटी वर्क एट हाइट के लिए, स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग के लिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए, किस एक्टिविटी के लिए हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, किस एरिया में वो इक्विपमेंट, वो जगह है जहां पे हमने वो काम करना है, उसको नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द ग्रुप एट वर्क, किन किन लोगों को वहां पे हैजर्ड हो सकता है, किन किन लोगों को वहां पे नुकसान हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एवेल्युएट द रिस्क एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, जो एग्जिस्टिंग रिस्क से रिस्क को एवेल्युएट करेंगे, रिस्क रेटिंग को फाइंड आउट करेंगे। मतलब लाइकलीहुड और सेवेरिटी को डिफाइन करने के बाद, रिस्क रेटिंग को फाइंड आउट करने के बाद एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन चीज़ों को भी नोट करेंगे। आफ्टर दैट फर्दर प्रिकॉशंस, या आप ये कह लें कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को राइट डाउन करेंगे। रिकॉर्ड द नेम एंड डेट ऑफ पर्सन, जौन सा बंदा उस रिस्क असेसमेंट को कंप्लीट कर रहा है वो अपने डेट, नेम और सिग्नेचर भी लिखेगा, ताकि हम रिस्क असेसमेंट को कब रिव्यू करना है, कब अपडेट करना है, उसको भी लिखे। सेट द रिकॉर्ड द रिव्यू डेट, हम ये लिखेंगे कि रिव्यू कब कब करना है। रिव्यू एंड अपडेट यूजुअली 1 साल के बाद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास रिव्यू एंड अपडेट ही है। तो यहाँ पे हमारा 4th स्टेप कंप्लीट होता है। स्टेप 5 इज रिस्क असेसमेंट मस्ट बी अपडेटेड इन केस ऑफ फॉलोइंग। तो स्टेप 5 हमारे पास बेसिकली है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी, कब हमने इसको रिव्यू करना है। तो रिस्क असेसमेंट को कब कब रिव्यू किया जाता है, तो सबसे पहले रिव्यू पीरियोडिकली, यूजुअली 1 साल के बाद रिस्क असेसमेंट्स को रिव्यू एंड अपडेट किया जाता है। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्रोसेसेस, सब्सटेंसेस और इक्विपमेंट, चीज़ों में, सब्सटेंसेस में, इक्विपमेंट्स में अगर कुछ चेंज आई है, कोई इक्विपमेंट हमने अपडेट किया, कोई नई मशीन हमने परचेज की है, तब भी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करेंगे। चेंज इन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट और पर्सनल, अगर बंदे चेंज हुए हैं, सुपरवाइजर चेंज हुए हैं, लाइन मैनेजर चेंज हुए हैं, या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तब हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करेंगे।
उसके बाद हमारे पास नो लॉन्गर वैलिड इन केस ऑफ एक्सीडेंट और नियर मिस। कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नियर मिस हो जाती है, उसके बाद भी हम रिस्क असेसमेंट्स को रिवाइज करते हैं। अपडेट इफ इल हेल्थ आर लीगल चेंजेस, कोई लीगल चेंजेस आ गई हैं, कोई इल हेल्थ केसेस सामने आने लग गए हैं, तब भी हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करेंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम कंडीशंस हैं जहां पे हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू और अपडेट करते हैं। तो होपफुली मैंने ए टू जी सारी डिटेल्स, स्पेसिफिकली रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट को क्यों कंडक्ट करते हैं, रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, और 5 स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।